हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अभी जो आईटीआर फाइलिंग करने का जो टाइम है असेसमेंट 23-24 सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, जिसमें असेसमेंट ईयर 24-25 है। तो उसके लिए जो आपको कई चीज़ें चेक करनी होती है, क्योंकि कई सारी ट्रांजेक्शन्स है, आप उनको छुपा नहीं सकते। अगर आपको सेविंग अकाउंट से 1000 का अगर इंटरेस्ट भी आ रहा है तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यस, तो ऐसा नहीं कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो शो नहीं होगा। तो आज भाई हम एआईएस के बारे में ही बात करेंगे कि एआईएस में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जो होंगी ही, आप नहीं छुपा सकते। तो वो बेटर होगा कि जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें तो उसमें आप अपना एआईएस ज़रूर चेक करें। 26 ईयर्स देखें, अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 देखें। टीडीएस अगर आपका कट रहा है तो उसमें भी आप फॉर्म 16 को ज़रूर देखें। और इनकेस अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो आप जो है 26 एएस और एआईएस देख सकते हैं। और फिर भी बाकी तो डेटा आपके पास होता ही है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होती है तो आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टीडीएस होता है तो आपको रिफंड भी चाहिए होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अभी अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, ठीक है, किसी भी तरह से, तो आप अभी अपना आईटीआर फाइल मत कीजिए। आप फाइल कीजिए मई मई के बाद, जून में या हाफ ऑफ जून के बाद, क्योंकि तब तक आपका अपना फॉर्म 16 मिल जाएगा। जो भी आपका टीडीएस डिडक्टर है वो आपका टीडीएस भी फाइल कर देंगे। और आपका टीडीएस भी फाइल कर देंगे तो जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना टीडीएस का क्लेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका क्लेम बनता है तो। क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो आप क्लेम लेंगे कैसे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और तो देखते हैं जो एआईएस होता है उसमें दो दो तरीके से जो है दो जगह से जो है ट्रांजेक्शन दिखती है। पहला होता है आपका थ्रू एसएफटी, सेकंड होता है आपका टीडीएस। अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो, और एसएफटी जो होती है अगर आपका यहाँ से भी जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कितने ट्रांजेक्शन होते हैं और क्या क्या दिखता है। एक आपने ज़रूर सुना होगा कि हाँ, कोई भी हम 10 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इनकम टैक्स को पता लग जाता है। हाँ, पता लग जाता है, वही चीज़ आपके एआईएस में शो होती है। तो क्या करना है, अगर जैसे सपोज आपने कोई डिमांड ड्राफ्ट लिया है 10 लाख का या इससे ज़्यादा का, कैश में ही लिया है, आपने सोचा चलो मैं कैश में ले लेता हूँ, पता नहीं चलेगा, मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर 10 लाख से ऊपर का कैश में डीडी लेते हैं तो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और डिपार्टमेंट को आपको डिक्लेयर करना भी होगा कि आपने 10 लाख कैश में लाए कहाँ से। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में डेफिनेटली आपकी कैश रिसिप्ट होगी। ठीक है, या फिर आपने वो का पैसा कहीं से तो निकाला ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैश में ले लिया तो वो छुप जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई डीडी लिया है 10 लाख से ऊपर का तो वो एआईएस में तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, तो आपको वो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो वो सारी का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। तो आपके एआईएस में, पर हर हर इंसान के एआईएस में वो शो होने लगता है। आगे आपको मैं ज़रूर लाइव भी दिखाऊंगी कि एआईएस कहाँ होता है और कैसे देखा जाता है, तो उसके लिए भी ज़रूर मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 10 लाख का या इससे ज़्यादा का, तो वो भी आपके एआईएस में शो हो जाता है। और आपको डिक्लेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सपोज अगर आपने 5 लाख रुपीज़ कैश निकाला, ठीक है, किसी काम से अपने अकाउंट से निकाला, और आपको उन्होंने 3 लाख का यूज़ कर लिया, 2 लाख की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सोचा क्या करना है, मैं वापस बैंक में डाल देता हूँ, आपने डाल दिया। ठीक है, और आपने कुछ टाइम बाद वो 2 लाख रुपीज़ दोबारा कैश निकाल लिया, तो आपका वो था तो आपके हिसाब से तो भाई वो 5 लाख का, और 5 लाख का ही था वो। 5 लाख से ही तो आपने 2 लाख डाले थे, लेकिन नहीं, आपका विड्रॉल कितना काउंट होगा, 7 लाख। तो इस तरह का डेटा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है। सारी चीज़ें अपने जो है, जब आप भी आप आईटीआर फाइल कराएंगे तो अपने प्रोफेशनल को ज़रूर बताइए कि ठीक है ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स थी। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती ही हैं। ठीक है, तो अगर आप सेविंग से 10 लाख से ज़्यादा निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका जो है ये एआईएस में शो हो जाता है। कई बार आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है बैंक से ही। तो कैश विड्रॉल्स अगर करंट अकाउंट से 50 लाख से ऊपर का कर रहे हैं तो वो भी होगा। नेक्स्ट है, आपने कोई फिक्स्ड एफडी करा ली 10 लाख से ऊपर के अमाउंट की, तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। या आपको एफडी मिल भी रही है मेच्योर होके, तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको हर चीज़ डिक्लेयर कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे टैक्स लगे। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरा टैक्स लगेगा, कई सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड भी होती है। बेस्ट ऐसा नहीं है एग्जेम्प्टेड है तो आप दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ठीक है, छुपी हुई चीज़ नहीं है तो आप उसको डिक्लेयर करेंगे एग्जेम्प्टेड में। तो ये चीज़ है। देखिए सर, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है कैश में 1 लाख की,
ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि 2-3 क्रेडिट कार्ड रखते हैं, एक से लोन लिया, दूसरे से चुका दिया, फिर तीसरे से दूसरे वाले को चुका दिया, इस तरह से पैसा भी कमाते हैं। सपोज वो 50,000 है तो वो है तो 50,000, बट वो घुमाते घुमाते के चक्कर में वो अमाउंट बढ़ जाता है। आपने 50,000 का सपोज कार्ड 1 से लोन लिया, 45 डेज का टाइम होता है, 45 डेज में आपने कार्ड 2 से उसका रीपेमेंट कर दी, ठीक है। तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख। आप तो सोचे नहीं जी मेरा तो 50,000 ही है, बट नहीं, वो 1 लाख हो गया। इस तरह से जितना घुमाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो 50,000 है, वो बढ़ रहा है। तो अगर आपने सपोज पेमेंट कर दी है 1 लाख की, तो उसमें भी जो है आपको आंसरेबल होना पड़ेगा कि आप लाए कहाँ से पैसे को, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की आपने, ये तो अगर क्रेडिट कार्ड का आपने बिल 1 लाख का कैश में पे कर दिया बैंक में जाकर, सपोज ठीक है आपने 1 लाख का कुछ परचेज किया था क्रेडिट कार्ड ने, आपने बिल का सेटलमेंट कैश में जाके कर दिया, वो दिखाना है। उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल कर दिया, 10 लाख या उससे ज़्यादा का, आपने चाहे रोल ओवर कर रहे हैं एक का दूसरा या किसी और को दे दिया क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए, आप सबके बिल्स पे कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं और आप उनसे कैश में ले रहे हैं सपोज, ठीक है। तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखना है। आपने कोई बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ले लिए, कंपनी के शेयर्स ले लिए, सॉरी बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ले लिए 10 लाख या उससे ज़्यादा के, तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने परचेज किया तो उस पर आपको टैक्स तो देना नहीं, बट हाँ आप डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर क्यों कीजिए, क्योंकि सीधी सी बात है, कुछ टाइम बाद आपके पास उससे इंटरेस्ट आने लगेगा, या फिर आप उसको सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तब आप कैपिटल गेन कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे जो आज परचेज किया आप आज शो करिए, क्योंकि बॉन्ड से डिबेंचर आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। आप अगर अभी से उसको प्रॉपरली आप उसकी फाइलिंग कर देंगे, तो जब आपको उसमें अमाउंट मिलेगा, सपोज प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्लैरिफाइड हो जाएगा। लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो आप उसको आगे अगले सालों में एडजस्ट कर सकते हैं, आपका टैक्स कम लगेगा। तो इसलिए आपने बायबैक शेयर कर लिए हैं 10 लाख के, 10 लाख के आपने शेयर सेल कर दिए, तो आप उसका भी जो है डिक्लेयर कीजिए, ये भी आपके एआईएस में शो होने लगेगा। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए हैं 10 लाख या उसके ऊपर के, तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। आपने फॉरेन करेंसी जो है वो सेल करी है 10 लाख से ऊपर की, तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। परचेज एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 30 लाख या उससे ज़्यादा की, तो वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो, और सपोज ऐसा नहीं कि आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बट आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की तो आपके बैंक में तो आ रहा है ना, फिर भी आपको जो है डिक्लेयर तो करना ही है, क्योंकि सपोज 10 लाख से ऊपर का अमाउंट आ रहा है, तो उस केस में भी आपको डिक्लेयर करना ही है। सेल एंड परचेज की कोई लिस्टेड सिक्योरिटी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आपने उसको सेल परचेज किया, तो वो भी आपके एआईएस में शो होने लगेगा। कोई आपको डिविडेंड से इनकम आ रही है, अब डिविडेंड से इनकम आ रही है तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 2 रुपये भी आ रही है तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप कैश में कोई सेल करते हैं 2 लाख से ऊपर की, तो 2 लाख से ऊपर की पहली बात, आप कैश में सेल कर ही नहीं सकते या परचेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फाइन लगता है, कितना, जितना अमाउंट होता है उतना ही आपको फाइन लगता है। सपोज आपने 2.5 लाख की कैश में सेल या परचेज कर ली, आपको 2.5 लाख रुपये फाइन भी भरना पड़ेगा। और तो इस चीज़ में कैश सेल तो 2 लाख से ऊपर की होती ही नहीं है, तो 2 लाख से नीचे की ही होती है, तो वो भी आपके इसमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ का मैंने कब देखा था, जब मैं ज्वेलरी परचेज़ करने जाते थे, ज्वेलरीज़ के बिल तो कई बार ज़्यादा के ही बनते हैं, तो वो हमसे पैन कार्ड डिमांड करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं ज्वेलर्स, वो पैन कार्ड देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आगे शो करना होता है कि ठीक है हमने इस पर्सन को कैश में 2 लाख से ऊपर का सामान सेल किया है, इसलिए उनको पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होती है ताकि वो आगे अपना दिखा सके, वो फाइल करे, तो वो इसलिए। उसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो भी आपका शो होगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको 500 भी आ रही है इंटरेस्ट इनकम, तो वो वहाँ शो होने लगेगा। इनफैक्ट मैंने कई केसेस में ऐसा देखा, 19 रुपये, 10 रुपये, 36 रुपये भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो शो होने लगता है। क्योंकि कई सारे बैंक्स होते हैं, ज़रूरी तो नहीं हम सारे बैंक्स को ऑपरेट कर रहे हैं अच्छे से, कुछ बैलेंस ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, तो 2 रुपये, 10 रुपये वो तो आता ही रहता है, तो वो भी जो है शो होता है। बेशक से वो टैक्सेबल नहीं है, बट वो शो होता है आपके एआईएस में। तो जब आप अपना इंटरेस्ट का हेड कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इन अमाउंट्स को भी कैलकुलेट करना है। जैसे कि सेकंड पर आता है थ्रू टीडीएस, तो टीडीएस के थ्रू भी जो है एआईएस में चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। आपका फर्स्ट हो गया सैलरी, आपका रेंट रिसीव हो रहा है प्रॉपर्टी से, रेंट हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें 2 चीज़ होती है। अगर आपका ठीक है ये अदर इनकम है, तब तो फिर आपका ये अदर में चला जाएगा, बट अगर आपका प्रॉपर बिजनेस ही यही है, आप प्रॉपर्टी रेंट पर लगाने का ही बिजनेस करते हैं, तो आप इसका पीजीईपी में डाल के जो है डाल सकते हैं। सेम वही चीज़ है, रेंट एंड रेंट ऑन प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी करें, आपका बिजनेस यही है, प्लांट एंड मशीनरी आप रेंट पे देते हैं,
तो आप इसका आपका ये अदर्स में जाएगा, आपका पीजीपी में डाल के वहाँ एडजस्ट होकर जो है आपका पूरा अमाउंट पे तो जैसा होता है वहाँ पे लगेगा। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है। अब आपने देखा होगा ऊपर भी हमारा सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट था, यहाँ भी शो हो रहा है। तो आपको डबल डबल कैलकुलेट नहीं करना है, दो जगह दिख रहा है तो इट्स ओके। आप वहाँ पे वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है फीडबैक देने का, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि ये डबल है, डुप्लीकेट एंट्री है। सिंपल सी चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऊपर भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए इसमें वहाँ पे फीडबैक दीजिए कि ये डुप्लीकेट एंट्री है। पर ऐसा नहीं कि आपको 2 बार टैक्स भरना है, ऐसा नहीं है। टैक्स तो आप एक ही भरेंगे एक चीज़ के लिए, चाहे वो कितनी बार भी शो हो जाए। कोई आपने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स से आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। विनिंग ऑफ लॉटरी है, इससे वीडियो डिटेल में चैनल पे पोस्टेड है, तो आप देख सकते हो उसको भी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी वहाँ पे कितना 30% फ्लैट टीडीएस करता है, चाहे आप कितना भी अर्न कीजिए, तो वो भी आपका शो होता है। इंश्योरेंस कमीशन आ रहा है, वो भी आपका एआईएस में शो होता है। रिसिप्ट ऑफ एलआईसी पॉलिसी, अब आपका एलआईसी का आपकी एलआईसी पूरी होगी, आपको वहाँ से इनकम आ रही है, सपोज़ कोई भी आपको पैसा आ रहा है, तो ये तो है ठीक है, वो तो एग्जेम्प्टेड होता है। तो ऐसा नहीं कि एग्जेम्प्टेड है तो आप उसको डिक्लेयर ही नहीं करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, एग्जेम्प्टेड हेड में डिक्लेयर करेंगे। जो आई थिंक आपका 10DE ऐसे करके होता है, उसमें आप उसको जो है डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट है सेल परचेज ऑफ व्हीकल, आपने कोई गाड़ी सेल करी या परचेज करी है। आपने देखा होगा जब भी गाड़ियाँ सेल परचेज करते तो हमारा पैन नंबर लेते हैं, तो ये सीधी सी बात है, जब वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे तो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चाहे आप कैश में लीजिए या कैश में लीजिए या बैंक से लीजिए, रिफ्लेक्ट तो वो करेगा कि पैन कार्ड तो वो आपसे लेंगे ही। और सपोज आप बैंक से लेते हैं तो आपके बैंक में ट्रांजेक्शन तो है ही, तो वो भी आपको तो डिक्लेयर तो करनी ही है, आंसरेबल तो आपको रहना ही है। कोई बिजनेस रिसिप्ट है, बिजनेस से आपको पैसा आ रहा है, वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा एआईएस पे, क्योंकि बिल्स बनते हैं। जीएसटी बिल होता है तभी तो आपको पैसा आ रहा है, इनफैक्ट चलो कैश में भी आ रहा है, तो सामने वाला पर्सन तो वो तो टीडीएस काटेगा ना, टीडीएस काट के आपको पैसे देगा, तो वो टीडीएस तो वो चढ़ा देगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो डेफिनेटली वो आपके एआईएस में आ जाएगा। जीएसटी टर्नओवर की सेल परचेज है, वो भी आपके आ जाएगी। सपोज अगर आप ई कॉमर्स से करते हो तो आपका पूरा का पूरा वहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये चीज़ है। और कई बार क्या होता है, जीएसटी टर्नओवर परचेज और बिजनेस रिसिप्ट, इसमें जो अमाउंट होता है ये डबल हो जाता है, कि जो आपका जीएसटी टर्नओवर का अमाउंट है वही तो आपकी कई बार बिजनेस रिसिप्ट भी होती है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको इस अमाउंट को कंसीडर ना करके आपको क्या करना है, अपनी पीएनएल देखनी है और वहाँ पे आपको अपना डेटा मैच करना है। ऑनलाइन गेमिंग से कोई विनिंग हो रही है वो भी आपका आ जाएगा, क्योंकि टीडीएस तो वहाँ पे डिडक्ट होना है। रिसिप्ट और वर्चुअल वर्चुअल एसेट आपके पास है, आप क्रिप्टो में डील करते हैं, वो भी आपका एआईएस में शो हो जाएगा। कोई अदर इनकम है जहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो वो भी आपका शो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से जो आपको एआईएस में डेटा आ रहा है, चाहे वो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, जहाँ भी आपका पैन कार्ड इन्वॉल्व है, इन मेन चीज़ जहाँ भी आपका पैन कार्ड इन्वॉल्व है वो आपके डेटा जो है एआईएस में शो होने लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे भी आपका पैन कार्ड इन्वॉल्व है, सारा का सारा डेटा आपका एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फिर आपको ध्यान करना, जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो फिर अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको एआईएस ज़रूर चेक करना है। और कई बार इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज भी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 2 एंट्रीज है तो आप उसको डबल फाइलिंग करेंगे, नहीं। टैक्स तो आप टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो एक ही अमाउंट कैलकुलेट होगा। समटाइम्स क्या होता है, जो आपके शेयर मार्केट का होता है कई बार वो ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपका है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपकी जो ब्रोकरेज है वो जो आपका ऐप है वहाँ से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, मैच करना है। या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मंथली आप खुद से ही डेटा एवरी मंथ कैलकुलेट करके रखिए, वो जिससे भी आपको परफेक्ट लगता है, क्योंकि पूरा साल का डेटा कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम हो, अगर आप डेली डेली कर इंट्राडे कर रहे हैं, डेली डेली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो पूरा साल का कैलकुलेट करने में। मंथली कैलकुलेट कीजिए, और जब आप एआईएस देखिए उसको ध्यान से। सो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है सबको जो है पता लगे एआईएस और ना भूलें, और अपना इनकम टैक्स अच्छे से फाइल करें, ताकि नोटिस जो आने के चांसेस होते हैं बिल्कुल ही कम हो जाए। और टीडीएस जो भी है आपका, अगर आपका कोई क्लेम बनता है तो वो क्लेम आपके पास आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।